हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5 सालों में आपके आईसीएसई 10th के बोर्ड्स एग्जाम में, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ पहले हम इसके वेटेज के बारे में बात कर ले, कितना मार्क्स का क्वेश्चन एटमोस्ट या एटलीस्ट पूछा गया है। तो बहुत सारे ईयर्स में 10 मार्क्स का भी आया है या 9 मार्क्स का भी आया है, और सबसे कम बच्चों 2019 में आया था 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम उसी को अपना मिनिमम मार्क्स ही लेके चलें तो 7 मार्क्स का हमारा काम पक्का हो जाएगा बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई जस्ट वांट कि मैं जो ऑनेस्टली आपके लिए काम कर रहा हूं, आप भी ऑनेस्टली देखिए वीडियो को और सीखिए, है ना। उसके अलावा भी अगर जो दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर करिए, जैसे आप करते आए, तो मैं उसके लिए भी जल्द से जल्द जो सॉल्यूशंस है वो अपलोड करूंगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों 2018 का कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस, अगर कंबाइन करके एक हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा कि दोनों छोटे न्यूक्लियस कंबाइन करें, मर्ज करें और बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करें, है ना। तो जनरली ये जो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले, जो न्यूक्लियर फ्यूजन जनरली हमसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल मांगा जाता है, उसमें 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर बच्चों रखना पड़ता है। अब देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 10⁻7 केल्विन, है ना। क्वाइट लार्ज टेम्परेचर, क्वाइट हायर टेम्परेचर, है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल, मैं पहले आपको ये डेफिनेशन दिखा देता हूं। जो मैंने आपको समझाया उसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोनों का ये हमारा डेफिनेशन हो गया। और इसके साथ बच्चों आप क्या करना, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है, आप ये एग्जाम्पल भी इसके साथ लिख दीजिएगा। कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है। मैं वो सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा जो आपको अपने बोर्ड्स के कॉपी में इंक्लूड करना चाहिए, जिसका इंपैक्ट अच्छा होता है। जो भी आपका कॉपी चेक कर रहे हैं उनको देख के ये सारा चीज इंपैक्टफुल लगता है, अच्छा लगता है, और आपको मार्क्स बहुत आसानी से मिलेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा एग्जांपल है बच्चों, He2 3, दैट इज हीलियम आइसोटोप। ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन के आइसोटोप के साथ, H12 के साथ, जिससे हमें क्या मिलता है, He24, है ना। तो ऑब्वियसली He24 इन दोनों के कंपैरिजन में हेवियर हो गया ना, और इसके साथ हमें मिलता है H11 जो कि हाइड्रोजन का हमारा आइसोटोप है। और इसके अलावा हमें इतना एनर्जी मिलता है बच्चों, 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻6 होता है, आपको ये पता होगा, है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, हो सकता है आपसे एग्जाम्पल अलग से पूछ लिया जाए तो आप ये बता सकते हैं, है ना। और यही जो हमारा रिएक्शन है बच्चों, सन में यही लगातार चल रहा है, जिससे सन में लगातार एनर्जी बनता जा रहा है, जो कि हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे यूनिवर्स का। शायद पता हो हमें ये चीज, है ना। अब देखिए दूसरा चीज हमसे क्या पूछा गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाया जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसका क्या क्या एडवांटेजेस होगा ओवर न्यूक्लियर फिजन। तो मैं ये चीज मैंने आपके लिए लिख रखा है ऑलरेडी, मैं आपको ये दिखाता हूं। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन फिजन में ये चीज होता है, आपने पढ़ा होगा कि अभी जैसे हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे बच्चों, तो उसमें हमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिलते हैं, लेकिन फ्यूजन में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिलता है ना। दूसरा चीज, न्यूक्लियर फ्यूजन में, एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना। अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में और डेप्थ में जानना है तो ऑलरेडी पूरा का पूरा 1 शॉट वीडियो है बच्चों रेडियो एक्टिविटी का, वो आप देख सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दिक्कत है तो, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बच्चों, कंबाइनली ये 2 मार्क्स का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर आइसोबार्स। तो इट इज क्वाइट सिंपल, फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। क्या होता है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अगर हमारे पास हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, उसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोबार्स, है ना। अब देखिए उसका एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है, तो एग्जाम्पल हम बता सकते हैं Na1123 और Mg1223, है ना। ये हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार्स हो गया बच्चों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C614 और N714, कार्बन और नाइट्रोजन, आपको दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम है ना। अब इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये थोड़ा एडिशनल चीज आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके। आपसे ये एग्जांपल मांगा गया तो आप इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों, मिरर आइसोबार क्या होता है। तो मिरर आइसोबार ऐसा आइसोबार है
जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटरचेंज रहते हैं। जैसे यही हमारा मिरर आइसोबार है। जैसे इसमें देखिए प्रोटॉन्स कितना 11, न्यूट्रॉन कितना आपको पता है 23 माइनस 11 करेंगे तो 12। वैसे इसमें प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे 23 माइनस 12 दैट इज 11। तो आपको दिख रहा होगा जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इसमें न्यूट्रॉन, जितना इसमें प्रोटॉन उतना इसमें न्यूट्रॉन। इसी को बच्चों हम नाम देते हैं मिरर आइसोबार्स, है ना। मिरर टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मिरर में जो इमेज हमारा बनता है वो लेफ्ट राइट साइड दिखता है और राइट लेफ्ट साइड दिखता है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। तो कुछ वैसा ही इसमें हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया मिरर आइसोबार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास यूरेनियम का दो और होता है जो हमें नेचर में मिलता है, U92-238 एंड 92-235। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि दोनों ही आइसोटोप जो है वो फिजनेबल हैं, लेकिन हम ज्यादातर कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, ज्यादातर क्या हम यही आइसोटोप यूज ही करते हैं 92-235। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यही क्यों यूज करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विच इज इजीली फिजनेबल, है ना। तो इजीली कौन फिजनेबल रहता है बच्चों, यूरेनियम 92-235 हमारा इजीली फिजनेबल रहता है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। ये जो यूरेनियम 92-235 है ना, इसको अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से भी बॉम्बार्ड करवाएं तो फिजन रिएक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर हमारे पास यूरेनियम 92-238 हुआ तो उसको बॉम्बार्ड करवाना होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से, है ना, जो कि हमारे लिए थोड़ा एज कंपेयर टू दिस कंडीशन हमारे लिए ये वाला कंडीशन थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए हम यूरेनियम 92-238 यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं यूरेनियम 92-235। तो ये हमारा रीजन हो गया बच्चों, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन यूरेनियम एमिट्स अल्फा पार्टिकल टू फॉर्म अ थोरियम। अब देखिए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, 92-238 इसने क्या एमिट कर दिया, इसने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया। तो अल्फा पार्टिकल को आपको पता होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं He24, है ना, अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये थोरियम में चेंज हो गया, तो आपको थोरियम का बच्चों थोड़ा ये वाला एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको इन कुछ एग्जांपल्स का याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे यूरेनियम ने क्या एमिट कर दिया, अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, तो आपको बैलेंस करना है। सिर्फ देखिए 92 यहाँ 2 है तो इधर कितना होना चाहिए 90, तो 90 + 2 92 हो जाएगा। वैसे 238 इधर यहाँ 4 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 234, तो 234 + 4 करेंगे तो 238 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अब देखिए ये हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का काम हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है बच्चों, जिसमें एक हमारे पास लेड का बॉक्स है और उसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोई सा भी रखा हुआ है, इससे हमसे रेडिएशंस निकल रहे हैं और ये रेडिएशंस का नाम यहाँ ऑलरेडी अल्फा, गामा और बीटा लिखा गया है और इसको डिनोट किया गया A, B और C से, ये मार्क किया गया है, ये सारा चीज हमारे फिगर में ही। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C, है ना, मतलब हमें A, B और C के टर्म्स में आंसर बताना है। तो नेम द रेडिएशन B which is unaffected by electronic field। तो देखिए ये जो रेडिएशन बी है बच्चों, ये कौन सा हमारा ऐसा रेडिएशन होता है जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता है, मतलब अपने रास्ते से नहीं हटता है। तो ये पहले का आंसर हो गया बच्चों हमारा गामा रेज। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, प्योर एनर्जी होता है, ना चार्ज होता है उसमें ना मास होता है, इसीलिए ये अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, बिल्कुल सीधा चला जाता है। दूसरे का क्वेश्चन क्या है बच्चों देखते हैं, व्हाई डज द रेडिएशन सी डिफ्लेक्ट मोर देन ए। अब देखिए ये जो सी है, रे सी है, रेडिएशन आपको दिख रहा होगा कि निकलते के साथ डिफ्लेक्ट हो गया, हट गया अपने रास्ते से, जबकि ये जो हमारा रेडिएशन ये है दैट इज अल्फा रेडिएशन, ये ऐसे आगे तक गया थोड़ा ऐसे और फिर डिफ्लेक्ट हुआ। तो सी इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि ये सी है क्या, ये है बीटा पार्टिकल, जिसका जो लाइटर है। बीटा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास बहुत कम है एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल दैट इज रेडिएशन ए। तो मैं ये सेकंड वाले का आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, सेकंड का आंसर होगा कि सी ज्यादा डिफ्लेक्ट क्यों करता है, क्योंकि इट इज लाइटर, उसका मास बहुत कम है, लाइटर है और इसलिए इनर्शिया भी बहुत कम है, लेस इनर्शिया। आपको पता होगा कि जिसका मास कम होता है उसमें इनर्शिया भी कम होता है, तो उसको आसानी से रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाया जा सकता है, मतलब उसका स्टेट चेंज किया जा सकता है। तो इस लाइटर है इसलिए इनर्शिया इसमें कम है, तो आसानी से डिफ्लेक्ट कर गया। नेक्स्ट क्या है, विच अमॉन्ग द थ्री कॉजेज द लीस्ट बायोलॉजिकल डैमेज। अब देखिए तीनों की तीनों बायोलॉजिकल डैमेज तो कॉज करते हैं क्योंकि ये लिविंग सेल्स को किल करते हैं, है ना, लेकिन सबसे कम कौन इसमें हमारा ये करेगा, ये सबसे कम, मैं लिख देता हूं इसका आंसर यहां पे, सबसे कम बायोलॉजिकल डैमेज कॉज करेगा बच्चों अल्फा रेज, मतलब
हम अगर इसके टर्म्स में ए, बी और सी के टर्म्स में लिखें तो ए जो है हमारा वो सबसे कम बायोलॉजिकल डैमेज कॉज करेगा, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है अल्फा रेज का। ये हमारे बॉडी के अंदर भी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इसके कंपैरिजन में बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है और गामा का तो सबसे ज्यादा है। वो दीवार को भी पास करके जा सकता है ना, कंक्रीट वॉल्स को भी पास कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द रेडिएशन विच इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। अब देखिए ये वाला पार्ट थोड़ा बच्चों में ऊपर कर देता हूं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। कौन सा ऐसा हमारा रेडिएशन है जो कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं? तो बीटा रेज का हम यूज करते हैं बच्चों। अब ये तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का, बीटा रेज। बीटा रेज का यूज हम करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग शायद आपको पता हो, जो भी पुराने ट्रीज है, बहुत पुराने ट्रीज या कोई भी बहुत पुराना फॉसिल है, तो वो कितने साल पुराना है, 5000 10,000 साल पुराना है, वो हम ये कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में हम आगे बच्चों, 2019 में देखिए पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोजन H11 न्यूक्लियस टू एमिट एन अल्फा पार्टिकल? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये He24 मतलब प्रोटॉन 2, और ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो अगर यहां से आप न्यूट्रॉन फाइंड करें तो ये जरा मैं अलग से लिख देता हूं, इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन के पास आपको दिख रहा हो कि इसके पास प्रोटॉन है एक, हाइड्रोजन के पास क्या है, प्रोटॉन है एक, लेकिन न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इसके पास 0 न्यूट्रॉन है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन जो हमारा पार्टिकल, हाइड्रोजन का जो एटम है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा कैसे, क्योंकि इसके पास तो खुद ही न्यूट्रॉन नहीं है और इसके पास कितना न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज वी नो हीलियम पार्टिकल हैज alpha particle has 2 protons and 2 neutrons, whereas hydrogen has no neutrons, so it cannot emit alpha particle। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why is nuclear fusion reaction called a thermonuclear reaction? अब देखिए थर्मो जहां पे भी आ गया मतलब हीट, वहां पे हीट का कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगा हमें। अब देखिए एज आई टोल्ड यू, अभी न्यूक्लियर फ्यूजन को हमने डिफाइन किया था, उसमें टेम्परेचर हमें बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, अराउंड 10⁻⁷ केल्विन, तो मतलब हीट एनर्जी हमें इसमें बाहर से देना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो आप ये बता सकते हैं कि ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू टेक प्लेस द टेम्परेचर शुड बी अटरली हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है, जिसके वजह से इसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। ये देखिए He23 और H12 ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ आपको बैलेंस करना है जो आप केमिस्ट्री में करते हैं। तो यहां पे क्या होगा ये आपको बता रहा है। देखिए यहां से 2+1 मतलब ये आपको ये पता होगा ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर में मास नंबर लिखा रहता है। तो 2+1 3, जबकि यहां कितना दिख रहा है, सिर्फ 2, मतलब यहां जो भी एलिमेंट हमें मिलने वाला है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 3+2 5, मास तो 5 हो गया, यहां 4 है तो 4 में क्या 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे 4 में, कि इधर वाला 5 और इधर भी 5, तो हमें पता है बच्चों ये क्या होगा, H11, दैट इज प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन को डिफाइन करना है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन का जस्ट उल्टा होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करके और 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि अगर हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हम बॉम्बार्ड करवाते हैं किसी हेवी न्यूक्लियस को, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यूरेनियम 92-235 हमारे पास है, ये देखिए यूरेनियम 92-235 है, इसको हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाएंगे तो ये बेरियम क्रिप्टॉन के साथ साथ हमें 3 न्यूट्रॉन भी मिलता है। यही है बच्चों हमारा न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन। तो वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका डेफिनेशन भी यहां लिखा है आपके लिए, आप ये नोट कर सकते, देख सकते। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, the process in which a heavy nucleus is splitted into 2 light nuclei nearly of the same size by bombarding it with slow moving neutrons, है ना। ओके चलिए इसको हटाते हैं फिलहाल, और दूसरा पार्ट इसका क्या है देखते हैं। ये रिएक्शन लिखा गया बच्चों, इसको बैलेंस करना है, जहां जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है उसको भरना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से आपको दिख रहा होगा कि 92+0, तो ये तो 92 हो गया, एटॉमिक नंबर इधर का 92, और प्रोडक्ट साइड का भी एटॉमिक नंबर का सबका सम 92 ही आना चाहिए। तो देखिए इधर हमारा ये 36 दिख रहा है ना, 36,
और यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, एक न्यूट्रॉन पे तो ये तो चार्ज तो होता ही नहीं, इस पे 0 और मास है 1, तो 3 इंटू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और इधर 36 प्लस 0 36 हो गया। मतलब इधर 92 है तो 36 में कितना ऐड करेंगे कि 92 आ जाए, तो आप ये माइनस करेंगे 92 में से 36, तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या रहेगा 56, है ना। ये तो हो गया। अब ऊपर आते हैं, ये 235 प्लस 1, तो एटॉमिक मास तो सब हो गया 236, तो इधर भी सबके एटॉमिक मास का सम होना चाहिए 236, तो यहाँ पे 144 दिख रहा है, और न्यूट्रॉन का मास है 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 और 144, तो आपको दिख रहा होगा 144 प्लस 3 क्या हो जाएगा 147, मतलब यहां हमें कितना चाहिए 147 को बच्चों हम माइनस कर देंगे किसमें से 236 में से, तो हमें यहां पे मिल जाएगा 89। यही चीज हमें करना था। वैसे आपने ये चीज बहुत बार देखा होगा तो आपको याद ही हो गया होगा। इन कंडीशन अगर आपको याद नहीं है तो आप ये बैलेंस करके भी अपना काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का में एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, देखिए क्या है, X84202 ऑफ एन एलिमेंट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय अ बीटा पार्टिकल, मतलब पहले अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ और फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, तो फाइनली हमें जो न्यूक्लियस मिला उसका नाम यहां दे रखा है YAB, तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स था 84202, तो पहले ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, तो देखिए पहले हमें क्या मिल जाएगा, हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लेते हैं हमने इसका नाम ऐसे रख लिया, वाई यहाँ पहले से दिया हुआ है तो हम चलिए इसका नाम ए ही रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो 84 में से 2 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 82, फिर 202 में से 4 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 198, है ना। ओके अब फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि हमें जो ये ए मिला है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं बच्चों, मैंने नाम ए रखा है तो जरूरी नहीं आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ वाई के अलावा कुछ भी देना क्योंकि यहाँ पे वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये क्या एमिट करेगा, बीटा पार्टिकल, तो आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस कोई भी एलिमेंट अगर बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ये आपको बैलेंस करके मैं बता देता हूं, देखिए क्या होगा, 82 है उसमें से -1 निकलने का मतलब क्या कि उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 82 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, 82 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां क्या बच जाएगा बच्चों 83, और ये 198 में से 0 निकल गया तो ये 198 ही रहेगा। मतलब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर बीटा पार्टिकल निकलता है किसी से तो जो नया एलिमेंट मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर सेम रहता है। तो अब देखिए हमें इसका वैल्यूज पता चल गया बच्चों, यही जो हमारा एलिमेंट है जो मिला है यहाँ पे, यही तो हमें मिला है बीटा पार्टिकल, अल्फा पहले और फिर बीटा के निकलने के बाद वाई मिला, तो हमें ए और बी का वैल्यू कंपैरिजन से पता चल गया, ए का वैल्यू 83 और बी का वैल्यू 198। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ए का वैल्यू यहां से क्या मिल गया 83 और बी का वैल्यू आ गया 198। देखिए कितना सिंपल है, इसके लिए हमें 2 मार्क्स मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। अब सबसे पहला डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आया तो आप दोनों का डेफिनेशन बता सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस है जो छोटे छोटे में बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में उसका उल्टा, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस है दोनों मर्ज करके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं। और एक हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन, और न्यूक्लियर फिजन में कम एनर्जी मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और न्यूक्लियर फिजन में ऐसा होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें मिलता है। तो ये सारा चीज आप लिख सकते हैं बच्चों, वैसे मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, आप ये सारा चीज भी देख सकते हैं, है ना। ओके, स्टेट 1 सेफ्टी प्रिकॉशन इन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखिए न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें हम बेसिकली यूरेनियम का यूज करते हैं, तो वो यूरेनियम यूज होते होते लास्टली उसका एक्टिविटी कम होने लगता है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है, लेकिन अभी भी उसमें रेडियो एक्टिविटी बाकी है, तो हम उसको ओपन में ऐसे डंप नहीं कर सकते खुले में, जिसको हम न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं। तो न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, देखिए पहले उस न्यूक्लियर वेस्ट को हम थिक कास्क्स में पहले रख देते और फिर उस कास्क को हम किसी भी ऐसे जगह पे, जैसे कोई माइन वगैरह है जो अबैंडन्ड है जहां लोग जाते नहीं है, वहां पे भी इसको बरी किया जा सकता है, या स्पेशली डिजाइन भी किया जाता है अंडरग्राउंड जो हमारे स्टोर्स हैं वहां पे भी हम इसको बरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, दोनों मिला के 1.5 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस ए इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस हमारा ए है, पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो ए है
इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लिख लेते हैं। देखिए 84 प्रोटॉन्स है, मतलब एटॉमिक नंबर तो इसका 84 ही रहेगा, और 128 न्यूट्रॉन्स है। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर दोनों मिला देते तो क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज मास नंबर, है ना। तो हम 84 में अगर ऐड कर दे बच्चों 128, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 212। तो ये 212 क्या हो गया, हमारा मास नंबर हो गया। जो न्यूक्लियस ए है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियस ए है इसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूक्लियस बी। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बी। तो देखिए क्या करेंगे, इसने क्या एमिट किया, अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया इसने, मतलब He24। तो अब हमारे पास जो बचेगा, जो हमारा न्यूक्लियस बी है उसका कंपोजिशन बताना है, मतलब क्या कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये बताना है। तो देखिए 84 में से 2 निकल गया तो क्या बचा 82, 212 में से 4 निकल गया तो क्या बचा 208। तो यही हमारा कॉम्पोजिशन है बच्चों। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, बी जो हमें मिला उसका कॉम्पोजिशन क्या है 82 एंड 208। इट इज क्वाइट सिंपल, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से इसे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूक्लियस बी एमिट्स अ बीटा पार्टिकल एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूक्लियस सी। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सी। अब देखिए स्टेप वाइज आप करते जा सकते हैं। अब ये बी ने क्या एमिट कर दिया, बी ने एमिट किया है एक बीटा पार्टिकल। तो एज आई टोल्ड यू कि बीटा पार्टिकल के एमिशन से जो नया एलिमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे सी है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है एक से, तो ये 83, और मास नंबर तो सेम रह जाएगा। आपको दिख रहा होगा, बैलेंसिंग से भी आप ये कर सकते हैं। तो ये इसका कॉम्पोजिशन हमें पता चल गया बच्चों, सी 83 एंड 208। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ए। तो मास नंबर तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, ये हमारा न्यूक्लियस ए, जिसका मास नंबर कितना है बच्चों 212। ओके लास्ट वाला क्या है, डज द कंपोजिशन ऑफ सी चेंज इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन। नहीं बच्चों, सी जो है हमारा ये अगर गामा रेडिएशन एमिट करे तो इसका कंपोजिशन, मतलब इसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि गामा रेज में ना मास होता है ना चार्ज होता है, वो प्योर एनर्जी है ना। तो हमारे लास्ट वाला का आंसर हो जाएगा नो। अगर इसमें रीजन पूछा जाता तो हम ये बता देते हैं कि गामा रेज इज प्योर एनर्जी, इट हैज नो मास नो चार्ज। ओके देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, ये सिक्योर करते जा रहे हैं मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं 2022, क्योंकि 2021 में पेपर ही नहीं हुआ था बच्चों ड्यू टू कोविड रीजंस। 2022 में आपके 2 पार्ट्स में हुए थे पेपर। तो सेमेस्टर 1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था रेडियो एक्टिविटी का। सेमेस्टर 2 में क्या क्या आया था देखते हैं। हेवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन कौन सा होता है, तो वो होता है अल्फा रेडिएशन बच्चों। क्योंकि हेवीएस्ट इसको क्यों बोल रहे हैं जरा मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है अल्फा रेज, क्या होता है ढेर सारा अल्फा पार्टिकल्स अगर साथ में चले, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा रेज। तो ये अल्फा पार्टिकल का देखिए मास कितना होगा, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि इट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन। क्योंकि आपको पता हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है। कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, अप्रॉक्स वैल्यू है ना। तो एक का न्यूट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का मास इतना है, तो 4 के इक्विवेलेंट हम इसको लेते हैं। क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या रहता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं, जो हमारा अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं, तो इसीलिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 4 प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट है। तो सबसे भारी होता है, इससे हल्का होता है बीटा, और गामा में तो मास होता ही नहीं, तो प्योर एनर्जी है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू स्टडी द एज ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वी स्टडी द रेट ऑफ डिके ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन C614। आपको पता होगा ये, तो विल गो फॉर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बच्चों। आगे देखिए क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए हमने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों के बारे में डिस्कस किया। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट साइड है उसका जो टोटल मास का सम होता है, टोटल मास नंबर का सम होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है प्रोडक्ट साइड के मास नंबर के सम से। तो अगर रिएक्टेंट साइड का मास ज्यादा था और प्रोडक्ट साइड में मास कम हो गया, तो आखिर ये मास गया कहां, यही मास चेंज हो जाता है बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है बच्चों, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। न्यूक्लियर रिएक्शन कोई भी हो, फिजन हो या फ्यूजन हो, इसके दौरान क्या होता है, सम टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट साइड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट साइड। तो ये जो बचा हुआ मास है हमारा लॉस्ट मास, ये चेंज हो जाता है एनर्जी में। ओके नेक्स्ट क्या है देखिए, आफ्टर एमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन द एटॉमिक नंबर
ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस का मतलब क्या, जो प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है न्यूक्लियस, और पेरेंट न्यूक्लियस मतलब जो हमारा रिएक्टेंट साइड का न्यूक्लियस था। तो जो डॉटर न्यूक्लियस है इट इंक्रीजेस बाय 1। तो आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रेडिएशन, अभी हम ये कर चुके हैं ये काम, है ना। अभी देखिए हमने किया कि बीटा पार्टिकल या बीटा रेज निकला तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है ना। वही चीज हमसे पूछा जा रहा है कि डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ गया, तो कौन सा रेडिएशन है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि यहाँ रेडिएशन के बारे में पूछा गया ना, तो आप रेडिएशन लिखेंगे, बीटा रेडिएशन या बीटा रेज, पार्टिकल मत लिखिएगा। पार्टिकल अगर बोला जाता तो बीटा पार्टिकल लिखते, रेडिएशन बोला गया तो हम बीटा रेडिएशन लिखेंगे। ओके, राइट ए न्यूक्लियर रिएक्शन इंडिकेटिंग द न्यूक्लियर चेंज। अब देखिए सी वाली, ये हमारे बी सब पार्ट का आंसर था बच्चों, पहले वाले का आंसर तो मैंने यहां पे लिख दिया है। सी सब पार्ट का आंसर देखिए क्या है कि ये इसके लिए रिएक्शन लिखना। अब देखिए मान लेते हैं कोई एक हमारे पास एलिमेंट है एक्स जेड ए, इसने क्या एमिट कर दिया, इसने बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया। तो आपको पता है कि इससे जो कुछ भी मिलेगा, मान लेते हैं वाई मिला, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, वाई रख लिया है नाम, तो ये y का जो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब z था तो z+1 हो गया और मास नंबर सेम रह जाएगा। इसके अलावा बच्चों यहां पे हम एक सिंबल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों एंटी न्यूट्रिनो। आपको ये मार्क करना जरूरी होता है, ये जब भी आपसे पूछा गया ना कि बीटा एमिशन का कोई रिएक्शन लिखना है तो आप ये जरूर लिखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। प्लीज डोंट लीव दिस पार्ट, नहीं तो फिर इसके लिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, what is the special name given to the parent and daughter nucleus when this radiation is emitted। अब देखिए जब बीटा रेडिएशन एमिट होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस है ये Y और पेरेंट न्यूक्लियस है, इन दोनों में क्या रिलेशन है देखिए जरा। एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग लेकिन मास नंबर दोनों का सेम, तो ये आइसोबार्स होते हैं। तो सब पार्ट डी का आंसर हो जाएगा हमारा आइसोबार्स। तो इनमें यही रिलेशन है बच्चों, ये दोनों आइसोबार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन बीम ऑफ अल्फा बीटा and gamma rays travel through a region of electric field, ठीक है, between two oppositely charged parallel plates A and B। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये मान लेते हैं प्लेट A है जो कि दिया गया है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, टर्मिनल है, और इधर टर्मिनल B है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। बोला क्या गया कि विच ऑफ द अबव थ्री हैज द मैक्सिमम स्पीड। देखिए तीन चीज हमारे पास गिवन है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस। तो इनमें सबसे ज्यादा स्पीड होता है बच्चों गामा रेडिएशंस का, क्योंकि गामा रेज प्योर हमारा ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आंसर लिख देता हूं, गामा रेज का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट ओनली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, विच वन डेविएट्स द मोस्ट। तो अभी हमने देखा था कि बीटा पार्टिकल जो है हमारा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, तो सेकंड वाले का आपका आंसर हो जाएगा बीटा पार्टिकल्स, है ना। नेक्स्ट क्या है देखिए, विच वन डज नॉट डेविएट एट ऑल व्हेन पासिंग थ्रू। अब देखिए आपको पता है कि कौन डेविएट नहीं करता है, गामा रेज डेविएट नहीं करेगा, क्योंकि गामा रेज पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। एक चीज और बच्चों, आप कभी भी गामा पार्टिकल्स मत लिखिएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हम लिख सकते हैं, बीटा पार्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन गामा हमेशा रेडिएशंस लिखना, क्योंकि गामा पार्टिकल्स जैसा कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए बच्चों 2023 में। 2023 में देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस ना रिपीटेडली पूछे जाते हैं, क्योंकि जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से फ्रेम करने का। तो ये हमसे पूछा गया पहले भी, अभी देखिए फिर से पूछा गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस में होगा, बीटा रेडिएशन में होगा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। When does the nucleus of an atom tend to be become radioactive। अब देखिए ऐसा कब होता है, जब भी कोई ऐसा एटम हो, कोई ऐसा न्यूक्लियस हो किसी एटम का जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो, है ना, तो वो जो हमारा न्यूक्लियस हो जाता है ना, वो हो जाता है अनस्टेबल, या फिर उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। दो तरीके का आइसोटोप होते हैं बच्चों, एक होता है स्टेबल आइसोटोप और एक होता है अनस्टेबल आइसोटोप। तो अनस्टेबल आइसोटोप या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसको हम बोलते हैं, वो होता कब है, कौन सा आइसोटोप अनस्टेबल होगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से काफी ज्यादा होते हैं, है ना। ओके,
नेक्स्ट वन, हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो आइसोटोप अफेक्टेड इफ इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास है तो उससे जो अल्फा बीटा गामा ये सब निकल रहे हैं, उसके रेडिएशंस जो निकल रहे हैं उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि गर्म कर दिया तो और तेजी से होने लगा या ठंडा कर दिया तो धीरे हो गया, नहीं, क्योंकि ये जो केमिकल चेंज के बारे में बोला जा रहा है, केमिकल चेंज में बच्चों देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये रेडियो एक्टिविटी कैसा चेंज है, न्यूक्लियर चेंज होता है। ये इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में चेंज होता है। ये जो हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या चेंज होता है, मैं यहां लिख देता हूं इसका रीजन, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है रेडियो एक्टिविटी में, जबकि ये केमिकल चेंज में क्या होता है, देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए केमिकल चेंज के वजह से इस रेडियो एक्टिविटी के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास एक, और ये देखिए इसका नंबर देखिए बच्चों, एक एक मार्क्स का था, 2 मार्क्स का आया। नेक्स्ट है कि हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है, इसको बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं ये आपको करके दिखा देता हूं। P92-238 इसने क्या एमिट किया, पहले He24 मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, तो हमें एक एलिमेंट मिल गया Q, जिसको इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना है। तो 92 में से 2 चला गया तो 90, 238 में से 4 निकल गया तो 234। अब नेक्स्ट में क्या किया, ये जो Q एलिमेंट हमें मिला है, इसने क्या एमिट किया है, हमारा ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल एमिट किया है। तो क्या करेंगे, देखिए Q90-234, और इसने एमिट क्या करा। अब देखिए इसके जगह आप बीटा का भी साइन दे सकते हैं, ये जो ई लिखा है ये इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा भी आप लिख सकते हैं, फिलहाल ई लिखा है तो वही लिख के चलते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो आपको दिख रहा होगा 90 में से -1 निकल गया, तो क्या होगा, ये 1 से बढ़ जाएगा ना इसका एटॉमिक नंबर 91, और मास नंबर तो सेम रहेगा 234। तो जो हमारा आर है बच्चों उसके लिए 91-234। ओके, तो 1.5 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। 1.5 मार्क्स का ये है, देखिए नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन व्हिच हैज हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर होता है बच्चों अल्फा रेज का, है ना, सबसे ज्यादा। उससे कम बीटा का होता है, और सबसे कम आयनाइजेशन पावर होता है गामा रेज का। ये सारा चीज बहुत अच्छे से डेप्थ में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का 1 शॉट वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच न्यूक्लियर रेडिएशन विल ट्रेवल अनडेविएटेड, देखिए फिर से वही चीज, गामा रेज अनडेविएटेड जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं, हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशन एस्केपिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर को हम चारों तरफ से लेड के मोटे वॉल से या स्टील के वॉल से चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि बाय कवरिंग द एरिया इन विच द न्यूक्लियर रिएक्टर इज देयर विद अ स्टील और लेड वॉल। ओके, नेक्स्ट वन, नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब देखिए बहुत सारे जगह बच्चों मैंने देखा है इसका आंसर गलत लिखा हुआ, बैकग्राउंड रेडिएशन का सोर्स इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। तो मैंने बहुत सारे जगह रेडॉन 222 के बारे में लिखा हुआ देखा है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स है, इंटरनल सोर्स नहीं है। इंटरनल मतलब क्या, अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है, हमारे बॉडी के अंदर है कार्बन C614 है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर पोटेशियम है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, आपको पता होगा। तो ये जो 2 चीजें ना बच्चों, बहुत कम ट्रेसेस में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है पोटेशियम। तो ये दोनों हमारे वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। तो ये हमारा इंटरनल सोर्स हो गया बैकग्राउंड रेडिएशंस का, है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हमारा इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, और आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको समझ में आया हो कि रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों से भी इससे शेयर करिए, क्योंकि हमारा मोटिव आपके हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता है। फिजिक्स के एग्जाम के पहले ये जितना कुछ मैं करता जा रहा हूं, इससे आपको बेनिफिट हो, तो इसके लिए आप खुद भी काम करते चलिए और बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।